हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? प्लीज कंफर्म कर दो। कोई टेक्निकल इशू तो नहीं आ रहा? सब अच्छा चल रहा है, एकदम स्मूथ चल रही है क्लास? प्लीज कंफर्म कर दो, फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। एम आई ऑडिबल विजिबल बच्चों? हेलो 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 एवरीवन, हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल विजिबल? गुड इवनिंग, राधे राधे बच्चों, राधे राधे। आवाज आ रही है सबको? बताना जरा। ऑल ओके? चलिए बढ़िया, शुरू करते हैं क्लास। आज ऑलरेडी हम 5-10 मिनट लेट चल रहे हैं। सीधा क्लास शुरू करते हैं। सर आज पीओ एग्जाम था, कैसा हुआ रोहित भाई? कैसा हुआ पीओ एग्जाम? कैसा हुआ पीओ एग्जाम? और उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दो। उड़ान प्री डीआई कोर्स किस किस बच्चे ने फिनिश कर लिया? उड़ान प्री डीआई कोर्स कितने बच्चों ने फिनिश कर लिया? जल्दी बताओ। फिनिश कितने बच्चों ने कर लिया? उड़ान प्री डीआई कोर्स कितने बच्चों ने फिनिश कर लिया? जल्दी बताएंगे सारे के सारे। सारे के सारे बच्चे फटाफट से बताएंगे। डन है, बहुत बढ़िया। बहुत सारे नाम मैं देख पा रहा हूं जिन्होंने कंप्लीट लिख दिया है। उनको मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने एक बहुत क्रेजी कोर्स कंप्लीट कर लिया है। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया? प्लीज लाइव चैट भर दीजिए जल्दी से, सारे बच्चे कमेंट करके भर दीजिए लाइव चैट। बहुत ही बढ़िया। आज शाम को मैं आपको आगे का टारगेट दूंगा, ठीक है? उस कोर्स के बाद का टारगेट दूंगा आज शाम तक। तो अगर किसी का क्लास अगर नहीं हुई है, अभी 1-2 क्लासेस रह रही हैं, तो आज रात 12 बजे तक फिनिश कर लेना। बाकी सारे के सारे बच्चे आगे के टारगेट्स को रिज्यूम करना। ठीक है बच्चा जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, रेशियो की क्लास हमने जहां छोड़ी थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। कहता है बॉयज और गर्ल्स की रेशियो दो अलग अलग सेक्शंस में 8 और 5 है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बी इज 5 times ऑफ ए। Ratio of boys and girls in both the sections A and B is 8:5. Total strength in B is 5 times of that of A. Find the ratio of strength of girls in A to the strength of boys in B. That's a nice question. Nice question. जल्दी से दिमाग लगाएंगे, जल्दी से दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे क्या हो सकता है, निकालेंगे। क्या किया जा सकता है, देखिए।
चलो जी, ये कहना चाह रहा है, पहली लाइन का मतलब जिसने समझ लिया ना उसके लिए चीजें काफी आसान है। कहता है कि बॉयज गर्ल्स की रेशो, द रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन बोथ सेक्शन ए एंड बी इज 8:5। अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं और सेक्शन बी की बात करूं, तो यहाँ पे बॉयज गर्ल्स की रेशियो जो है वो भी 8:5 है, और यहाँ पे बॉयज गर्ल्स की रेशियो जो है वो भी 8:5 है। दोनों जगह पे बॉयज गर्ल्स की रेशियो जो है वो 8:5 की रेशियो में है, ये हमें दिया गया। ठीक है सर, बढ़िया, अच्छी बात है। पर ये दो अलग अलग रेशियोज हैं, इनमें अभी कोई रिलेशनशिप हम नहीं बना सकते। वो कहता है कि द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बी इज 5 टाइम्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ ए। 5 गुना है बी की स्ट्रेंथ, बी की स्ट्रेंथ 5 गुना है। मतलब अगर मैं मानूं कि यहाँ पे 8x बॉयज हैं, 5x गर्ल्स हैं, मतलब टोटल 13x लोग हैं। अगर मैं मान लूँ ये, अगर मैंने माना कि ए में 8x बॉयज हैं, 5x गर्ल्स हैं, मतलब टोटल 13x लोग हैं, तो इस 13x का 5 गुना, 13x का 5 गुना यहाँ 65x लोग होंगे। और 65x को 8:5 में ब्रेक करूं मैं तो 13, 8 + 5 13 होता है। 13 से डिवाइड करोगे इसको तो आपको 1 यूनिट का मतलब मिल जाएगा 5x, तो 8 यूनिट का 8 × 5x, 5 का 5 × 5x। तो ये वैल्यूज आ गई। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए गर्ल्स इन ए, गर्ल्स इन ए यानी कि 5x, एंड बॉयज इन बी यानी कि 40x। तो ये रेशो आ गई 1:8 की। बड़े आराम से कहानी खत्म हो गई। सवाल कई बच्चे समझ नहीं पाते, उसकी वजह से थोड़ी बहुत गलती कई बार कर बैठते हैं, बट सवाल कुछ भी मुश्किल था नहीं, ये वाला बड़े आराम से हो रहा था। एक बार क्विक रिपीट करूंगा। हमें यहाँ पे पता है बॉयज और गर्ल्स की जो रेशियो है वो 8:5 है, इधर भी बॉयज और गर्ल्स की रेशियो जो है वो 8:5 है। क्वेश्चन में पहली लाइन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि बॉयज और गर्ल्स की रेशियो चाहे वो सेक्शन ए हो चाहे सेक्शन बी हो 8:5 है। ठीक है, चलो सेक्शन ए और बी के बीच में बॉयज गर्ल्स की रेशियो जो है, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यहाँ रेशियो है बॉयज एंड गर्ल्स की। यहाँ कई बच्चे समझ नहीं पाते कि ये सेक्शंस की रेशियो है कि बॉयज एंड गर्ल्स की रेशियो है। उसने मेंशन किया गया है द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, रेशियो है बॉयज एंड गर्ल्स की, क्लियरली मेंशन किया गया। रेशियो किसकी है, बॉयज एंड गर्ल्स की, इन बोथ द सेक्शन ए एंड बी, दोनों के दोनों सेक्शंस में, ए में भी बी में भी 8:5 है। 8 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं। चलो अब जब रेशियो दोनों जगह सेम है, एक इसके अंदर अब एक कॉन्सेप्ट भी निकल के आता है। अगर रेशियो दोनों जगह पे सेम है, अगर बोलते हैं कि रेशियो दोनों जगह सेम है, अगर रेशियो दो जगहों पे सेम है, अगर टोटल स्ट्रेंथ 5 गुना है, तो बॉयज भी 5 गुना होंगे और गर्ल्स भी 5 गुना होंगी। ये देखो प्रूफ भी कर दिया मैंने। अगर सेम रेशियो है, पहले में सेक्शन ए में भी बॉयज गर्ल्स की जो रेशियो है और सेक्शन बी में भी जो बॉयज गर्ल्स की रेशियो है वो सेम है, और अगर टोटल स्ट्रेंथ 5 गुना है, तो बॉयज भी 5 गुना और गर्ल्स भी 5 गुना होनी चाहिए। ये जरूरी है जी। ठीक है, प्रूव मैंने आपको ऐसे करके दिखा दिया था। मैंने बोला था कि आप मान लो यहाँ 8x बॉयज हैं 5x गर्ल्स हैं, टोटल लोग 13x हो गए। अगर ये 13x है तो 13x का 5 गुना होगा यहाँ 65x। 65 को 8:5 की रेशियो में ब्रेक करोगे तो आएगा 40x 25x। तो देखो 8x का 40x हो गया, बॉयज इधर 8x तो इधर बॉयज 40x, इधर 5x गर्ल्स तो उधर 25x गर्ल्स। तो जब रेशियो सेम है और टोटल सम अगर 5 गुना है, तो इंडिविजुअली बॉयज भी 5 गुना और गर्ल्स भी 5 गुना होंगी, क्योंकि रेशियो दोनों जगह पे सेम है। और जो पूछी है उस हिसाब से हमने निकाल दी। आगे कहता है P and Q are two numbers such that 1 is added to both, their ratio is 1:2. Similarly 3 is added to both, their ratio is becomes 4:7. देखो क्या होगा। सोचो सोचो, दिमाग पे जोर डालो बेटा, दिमाग पे जोर डालो, सोचो क्या हो सकता, सोचो क्या अप्रोच हो सकती है। अभी थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं आज के, आज के क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं।
तो हमारे पास दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स कौन से हैं? पी एंड क्यू। फोकस यही है ना बच्चा, हमारे पास दो नंबर्स हैं, वो दो नंबर्स हैं पी एंड क्यू। जब आप इन दोनों नंबर्स में एक एक जोड़ देते हो, एक एक जोड़ देते हो, तो आपको मिलता है 1:2 की रेशियो। और जब आप इन दोनों नंबर्स में तीन तीन जोड़ देते हो तो आपको मिलता है 4:7। बेटा जी, यहां से इस जगह तक आने के लिए एक एक जोड़ना पड़ता है, और इस जगह से ही इस जगह तक आने के लिए तीन तीन जोड़ना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक की दूरी एक की है और यहां से यहां तक की दूरी तीन की है, तो तीन में से एक गया होता है दो, मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए मुझे दो दो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ऑब्वियसली बात है यार, एक कोई तुमको बोले कि एक स्ट्रेट रोड पे तीन घर है, यहां से यहां तक कोई तुमको बोले कि इधर दूरी 1 किलोमीटर की है, और तुम्हें कोई बोले यहाँ से यहाँ तक किलोमीटर, यहाँ पे दूरी 3 किलोमीटर की है, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे ना यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 किलोमीटर की है। समझ गए? तो इस जगह से इस जगह तक आने के लिए तुम्हें एक जोड़ना पड़ता है, और उसी जगह से यहाँ तक आने के लिए, यहाँ तक उस जगह से यहाँ से लेके यहाँ तक आने के लिए तुम्हें तीन जोड़ना पड़ता है। तो बेसिकली इधर से इधर तक आने के लिए, इधर से इधर तक आने के लिए तुम्हें दो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दो जोड़ना पड़ेगा। तो हमें क्लियर हो गया भैया, अब इसका लॉजिक समझ में आ गया, हमें लॉजिक समझ में आ गया। तो इधर दो जोड़ना पड़ेगा, इधर भी दो जोड़ना पड़ेगा। जब दोनों जगह पे सेम नंबर जोड़े जाते हैं, जब दोनों जगहों पे सेम नंबर जोड़े जाते हैं, जब यहाँ पे जो नंबर जोड़ा गया और यहाँ पे जो नंबर जोड़ा गया बराबर होता है, तो क्या होता है? डिफरेंस सेम होता है। लास्ट क्लास में सिखा दिया तुम्हें मैंने बहुत अच्छे से, डिफरेंस सेम है। तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ एक है, इन दोनों का डिफरेंस तीन है। सेम कर लो भैया, सेम कर लो ना, तो सेम कर देते हैं, एक को तीन बना देते हैं। उसके लिए इसको तीन से गुना कर दिया, इसको तीन से किया, तो इसको भी तीन से करो, इसको भी तीन से करो। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 3 6, यहाँ से वैल्यू आ गई 4 7। तो कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे? 1 यूनिट। कितना इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे? 1 यूनिट। पर एक्चुअली कितना इंक्रीज हो रहा है? दो दो पॉइंट्स। तो 1 यूनिट का मतलब है 2 पॉइंट्स, तो 3 यूनिट का मतलब हो गया 3 दूनी 6 पॉइंट्स। एक्चुअली नंबर 6 है, 6 मतलब 6 दूनी 12 पॉइंट्स, मतलब एक्चुअल नंबर 12 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये 6 और 12 कैसे आए थे सर? 6 और 12 कैसे आए थे? 6 और 12 आए थे क्योंकि आपने एक एक जोड़ दिया था। तो इधर एक जोड़ा था तो 6 आ गया था, तो मतलब पहले 5 था। इधर एक जोड़ा था तो आ गया था 12, मतलब पहले 11 था। तो ओरिजिनली पी और क्यू कौन कौन से नंबर्स हैं? ओरिजिनली पी और क्यू नंबर्स हैं 5 और 11, सम है 16। बी ऑप्शन इज द आंसर। एक बार प्लीज कंफर्म जरूर करना कितने बच्चों को समझ आ गया, प्लीज फटाफट से, प्लीज कितने बच्चों को समझ आ गया कंफर्म कर दो फटाफट से। देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ, एक बार दोबारा बता देता हूँ, समझ आ जाएगा। तुम्हें इतना तो समझ आ ही गया, आई थिंक 2 बार बता दी मैंने ये बात, कि कोई नंबर्स हैं उनमें एक एक जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, और उन्हीं नंबर्स में तीन तीन जोड़ोगे तो ये आ जाएगी वैल्यू। तो एक एक जोड़ने पे, दोनों जगह एक एक जोड़ने पे ये वैल्यू आती है, और दोनों जगह पे तीन तीन जोड़ने पे नीचे वाली वैल्यू आती है। तो एक यहाँ पे है और तीन तीन यहाँ पे है, तो तीन में से एक गया, दो बच गया। तो यहाँ मतलब दो दो जोड़ा जाएगा, इधर भी दो जोड़ा जाएगा, इधर भी दो जोड़ा जाएगा। दोनों जगहों पे दो दो जोड़ोगे ना, तब जाके नीचे वाली वैल्यू आएगी। इस वैल्यू से इस वैल्यू तक जाने के लिए दो दो जोड़ना पड़ेगा। दोनों जगह पे अगर दोनों नंबर्स में आप सेम सेम नंबर जोड़ रहे हो तो क्या रहता है? डिफरेंस सेम रहता है। तो इसका डिफरेंस है 1, इसका डिफरेंस है 3। तो यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 1 का डिफरेंस है, तो इधर 3 है तो इधर भी 3 बना लो, 3 से गुना कर दिया। यहाँ 3 से गुना किया, इधर भी 3 से कर दो, इधर भी 3 से कर दो, तो ये नंबर बन गया 3 और 6, 3 और 6 बन गया। यहाँ 4 7 बन गया।
तो 3 6 से 4 7 की तरफ जा रहे हो तो एक एक जोड़ रहे हो, बट एक्चुअली दो दो जोड़ रहे हो, तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 2 के बराबर, तो 3 यूनिट का मतलब हो गया 6 के बराबर, 6 यूनिट का मतलब हो गया 12 के बराबर। अच्छा, 6 और 12 कैसे आए थे, यहाँ से यहाँ तक कैसे आए थे तुम, एक एक जोड़ के ना। तो एक जोड़ के 6 आया तो पहले 5 था, 1 ऐड करके 12 आया तो पहले 11 था, तो पी और क्यू थे 5 और 11, सम था 16। पी और क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 5 और 11, हमने पी प्लस क्यू बताना है तो सम 16 आ गया। कहते हैं एक कैट है जो 3 बार कूदती है जितनी देर में एक माउस 8 बार कूदता है। 5 बार एक माउस का जो डिस्टेंस है वो एक बार के कैट के बराबर है। इफ कैट इज 1.5 टाइम्स एज फास्ट एज डॉग, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड। तो काफी सारी बातें कर दी इन्होंने। तो यहाँ पे माउस कैट, कैट डॉग, बहुत सारी बातें कर दी। इसके लिए एक बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए कि स्पीड स्पीड क्या होती क्या है। स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम, सिंपल सी बात है। तो स्पीड के बारे में पूछ रहा है तो एक बेसिक आपको चीज़ बता दी मैंने, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है अगर थोड़ा बारीकी से गहराई से समझ जाओ तो। जब क्वेश्चन नहीं हो रहा होता ना, 5 10 बार पढ़ ही लो चाहे। देखो, जितनी देर में कैट 3 बार, लीप का मतलब होता है कूदना, जब ये कैट हो गया, माउस हो गया, डॉग हो गया, ये जंप मार मार के चलते हैं, हमारे ह्यूमन बींग की तरह नहीं चलते, ये थोड़ा सा जंप लगाते हैं। और यहाँ पे चल रहा है चेज, ये एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं, तो ये कूदते हैं, ऐसे कूदते हैं, ऐसे जंप्स लगा के दौड़ते हैं, बड़े लंबे लंबे जंप्स लगा के दौड़ते हैं। ठीक है। बट कैट का जंप जो है वो छोटा है, या माउस का जंप जो है छोटा है, डॉग का जंप कितना बड़ा है। तो इनके जंप के साइज अलग अलग होते हैं, मतलब एक बार कूदने के साइज अलग होते हैं। उस कूदने को, उस छलांग लगाने को लीप बोलते हैं। ठीक है। तो एक लीप, मान लो अब कैट अगर जंप लगा रही है तो कैट इतना जंप लगा रही है। मान लो डॉग जंप लगा रहा है तो डॉग इतना जंप लगा रहा है। मान लो माउस जंप लगा रहा है तो माउस इतना सा जंप लगा रहा है, कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हो आप। तो जंप के साइज अलग अलग होते हैं इनके। ठीक है, जंप के क्या होते हैं, साइज अलग अलग होते हैं। ठीक है। और जरूरी नहीं है कितनी देर लगा रहा है, तो मान लो एक टी टाइम के अंदर जितनी देर में कैट लगाती है 3 जंप्स, कैट लगा रही है 3 जंप, उतनी देर में ही, इन द सेम टाइम, इन द सेम टाइम माउस लगा रहा है 8 जंप, माउस लगा रहा है 8 जंप। जितनी देर में कैट लगा रही है 3 जंप, उतनी देर में माउस लगा रहा है 8 जंप। ठीक है, सही बात है। उसके बाद एक बात समझो, 5 5 जंप माउस के, अब जंप तो लगा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, डिजाइन कैसे बन रहा है इस पेन से। जंप तो लगा रहे हैं देखो। अब जरूरी थोड़ी है जंप का साइज क्या है, माउस क्या पता ऐसे छोटे छोटे जंप लगा रहा हो, क्या बड़े सारे जंप लगा रही हो। अब जंप का साइज भी तो मैटर करता है, सिर्फ यही थोड़ी ना मैटर करता है कि कौन ज्यादा जंप लगा रहा है। तो अगली लाइन में यहां में बताया गया है कि जंप की साइज क्या है। जंप की साइज क्या है, कहते हैं माउस के 5 जंप लगाओ, माउस के 5 जंप। मान लो एक जंप माउस का इतना इतना डिस्टेंस कवर करता है, तो 5 जंप माउस के कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, जितना एक जंप कैट का कवर करेगा।
जितना एक जंप कैट का कवर करेगा। तो यहाँ पे रेशो आ गई 1:5 की, यहाँ पे रेशो आ गई 1:5 की। तो माउस का एक जंप अगर एक डिस्टेंस कवर करता है तो कैट का एक जंप 5 डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कैट 3 जंप लगा रही है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर हो गया? कैट का एक जंप में 5 का डिस्टेंस कवर होता है, तो 15 का डिस्टेंस कवर हो गया। ठीक है, और माउस जो है 8 जंप लगा रहा है, माउस एक जंप में एक डिस्टेंस कवर करता है, तो 8 जंप्स में 8 डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि अगर कैट ने 15 यूनिट डिस्टेंस कवर किया ना, तो उतनी ही देर में माउस ने 8 यूनिट डिस्टेंस कवर किया। ये हमें पता लग गया। ठीक है, इस बारे में हमें पता लग गया। अब इतना पता लग गया हमें, तो एक बात और पता होनी चाहिए। वैसे तो आगे सीखोगे कि जब टाइम कांस्टेंट होता है ना, तो स्पीड और डिस्टेंस की सेम रेशियो होती है। अब ये तो पता लग गया हमें कि डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस इतना इतना कवर कर रहे हैं सेम टाइम में, सेम टाइम में इतना इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो यही डिस्टेंस की भी रेशियो होगी, यही स्पीड की भी रेशियो होगी। बट कोई दिक्कत नहीं है, दोनों के लिए टाइम सेम है ना, क्योंकि इन द सेम टाइम ये लोग जंप लगा रहे हैं, इतना इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, दोनों के लिए टाइम टी कर दो, तो डिस्टेंस ओवर टाइम ये स्पीड आ गया। तो रेशो आ गई 15:8, रेशो आ गई 15:8। ठीक है, फिर कहता है कि कैट का जो स्पीड है ना, कितनी फास्ट है, मतलब उसकी स्पीड की बात हो रही है। तो कैट की स्पीड 3/2 टाइम्स है, 1.5 टाइम्स है डॉग का। 1.5 टाइम्स है मतलब 3/2 टाइम्स है डॉग का। तो डॉग की स्पीड अगर 2 है तो इसकी 3 होगी। रेशो मर्ज कर लो, रेशो मर्ज कर दी तो ये आ गई 10-15-8, 10-15-8। हमें चाहिए माउस डॉग की रेशो। माउस है 8 और डॉग है 10। 8-10 मतलब 4-5 की रेशो होगी। 8-10 मतलब 4-5 की रेशो होगी। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बट कॉन्सेप्ट तो पता हो, कॉन्सेप्ट पता होने के बाद ही कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर जो ये चीज मैंने लगाई है ना, मैं एक बार क्विक समझा देता हूं आपको। एक सेकेंड, इसके अंदर ना एक छोटी सी चीज पहले सीख लो, फिर रिपीट कर दूंगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी सी चीज क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि इफ टाइम इज सेम इन 2 cases, then ratio of distance ये खराब हो गया पेन, शायद दूसरे वाला उठाना पड़ेगा। then ratio of distance and speed becomes same। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, कैसे मैं बता देता हूं। मान लो, देखो टाइम सेम है, मान लो दो जगहों पे टाइम सेम है। टाइम क्या होता है? अभी आपको सिखाया था मैंने कि डिस्टेंस ओवर टाइम इज स्पीड। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं बोलूंगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। उल्टा हो जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगा, टाइम ऊपर चला जाएगा। तो मान लो यहाँ डिस्टेंस d1 है, स्पीड s1 है, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी d1/s1, इधर आ जाएगी d2/s2। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? d1/d2 इज इक्वल टू s1/s2। ये कह सकता हूँ ना, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो जो जो डिस्टेंस की रेशियो होगी वही स्पीड की रेशियो होगी। आगे टाइम स्पीड इन डिस्टेंस में इसको हम पढ़ेंगे बहुत बढ़िया डिटेल में। ठीक है, बट अभी के लिए इस क्वेश्चन के लिए मैंने थोड़ा सा आपको बेस दे दिया कि अगर दो अलग अलग सिचुएशंस में टाइम सेम हो जाता है, ठीक है, तो तब क्या होगा? जो रेशियो डिस्टेंस की होगी वही रेशियो स्पीड की होगी। और ऐसा क्यों होता है? हमने अभी सीखा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टाइम को इधर ले जाओ, स्पीड को इधर ले आओ, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। और अगर दो केसेस में टाइम बराबर है, मतलब T1 T2 के बराबर है, तो T1 क्या होगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड। T2 क्या होगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड। अब 1 है तो 1 1 लगा दो, 2 है तो 2 2 लगा दो। That takes 3 leaps for every 8 leaps taken by mouse। मतलब जितनी देर में कैट 3 बार कूदती है उतनी देर में माउस 8 बार कूद जाता है। जितनी देर में कैट 3 छलांगे लगाती है उतनी देर में माउस 8 छलांगे लगाता है। समझ रहे हो?
तो जितनी देर में कैट की 3 छलांग उतनी देर में माउस की 8 छलांग, जितनी देर में उतनी देर में, जितनी देर में उतनी देर में, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। जितनी देर में कैट 3 छलांगे लगाएगी उतनी देर में माउस 8 छलांगे लगा लेगा। मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट सेम देर, देर मतलब टाइम, दे आर टॉकिंग अबाउट सेम टाइम, कि दोनों का टाइम सेम है। सेम टाइम में कैट की तरफ से, अब देखना इसका सॉल्यूशन कितना छोटा सा था, देखना जितनी देर में कैट की 8 छलांग उतनी देर में माउस की, कि जितनी देर में कैट की 3 छलांग उतनी देर में माउस की 8 छलांग, ऐसा, ठीक है ऐसा। अब एक छलांग का मतलब जितनी देर में कैट की 3 छलांग उतनी देर में माउस की 8 छलांग, ठीक है। अब छलांग का साइज, लीप का साइज वो यहां से निकल रहा है। 5 छलांग माउस की मतलब 5m इज इक्वल टू 1c, एक छलांग कैट की, तो m/c का मतलब आ गया 1/2। तो मैं c की जगह पे, सॉरी m/c का मतलब आ गया 1/5, तो मैं c की जगह पे 5 लिख सकता हूँ और m की जगह पे 1 लिख सकता हूँ। तो 15:8 की रेशियो लाना ही था बस, आगे तो कुछ है ही नहीं। 15:8 की रेशियो आ गई, आगे कुछ भी नहीं है। ये डिस्टेंस की रेशियो आ गई कि भाई ये 3 छलांग लगा रही हैं, ये 8 छलांग लगा रही हैं, इसकी एक छलांग है 5 की, इसकी एक छलांग है 1 की, तो 15 डिस्टेंस ये कवर कर रही है, 8 डिस्टेंस ये कवर कर रही है। और जो रेशियो डिस्टेंस की होगी वही रेशियो स्पीड की होगी, 15:8, 15:8, ठीक है। 15:8 रेशियो ही स्पीड की आ जाएगी। अब 15:8 रेशियो स्पीड की किस किस की आई है, कैट और माउस की, कैट और माउस की। अब कैट जो है ना, अब एक और सिंपल सी बात समझना, एक लॉजिक, छोटा सा लॉजिक, कैट की स्पीड 1.5 गुना है। ये 15 किसका 1.5 गुना होता है, कॉमन सेंस बताओ। किस नंबर को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, किस नंबर को तुम 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे कि 15 आ जाए। ऑब्वियसली 10 को मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से तो 15 आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली मैं ये बोल सकता हूं कि कैट माउस है 15:8, तो डॉग होगा 10। अब जिसकी रेशियो निकालनी है निकाल लो। माउस डॉग की रेशियो निकालनी है, 8-10 आ गया, 8-10 मतलब 4-5 आ गया। क्या बोलते हो बॉस, क्या बोलते हो, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, जल्दी बता दो, समझ आया। मेघना कैसे हुआ एग्जाम, मैंने पहले भी एक बच्चे से पूछा, उसने बताया नहीं। सर क्लर्क है या पीओ लेवल है, ऐसे नहीं कहते होते। ये फाउंडेशन टू हाई लेवल है जिसमें हर तरह का लेवल कवर होगा। अब ये जो सवाल है ये पीओ प्री में भी आ सकता है, और थोड़ा सा लास्ट वाली चीज कम कर दूं डॉग वाली, तो क्लर्क प्री में भी आ सकता है, क्योंकि सवाल कुछ भी नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट जिसको आता है उसका हो जाएगा 2 लाइन में, जिसको नहीं आता उसका नहीं होगा 10 लाइन में। समझे, समझे कि नहीं समझे। सर आप हमारे प्रिपरेशन के बीच में गैप तो नहीं लोगे बेटा, रोज ही क्लास चल रही है आई थिंक, और ऐसे ही चलती रहेगी, क्यों टेंशन लेते हो। मैं दोबारा बता देता हूँ, रुको, पूरा मैं ही रेज कर रहा हूँ, सारा दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस लाइन से, कि माउस की 5 बार छलांग जब लगती है, माउस की 5 बार छलांग जब लगती है, मान लो माउस की एक छलांग का मतलब है m, तो 5 छलांग का मतलब हो गया 5m। तो माउस की 5 छलांग और कैट की एक छलांग बराबर, कैट की एक छलांग बराबर है। तो बेसिकली 1/5 की रेशियो आ गई, कि अगर माउस की एक छलांग में एक का डिस्टेंस कवर होता है, तो कैट की एक छलांग में 5 का डिस्टेंस कवर होगा। माउस की एक छलांग का मतलब है 1, और कैट की एक छलांग का मतलब है 5। अब वो 1 मीटर 5 मीटर सुनने में करना चाहते हो तो कर सकते हो, कि माउस की एक छलांग का मतलब 1 मीटर है, तो कैट की एक छलांग का मतलब 5 मीटर है, या फिर माउस की एक छलांग का मतलब x है, तो कैट की एक छलांग का मतलब 5x है, ठीक है। तो कैट की तीन छलांग मतलब, कैट की 3 छलांग मतलब 15 का डिस्टेंस, है ना। और माउस की 8 छलांग मतलब, माउस की एक छलांग मतलब 1, तो 8 छलांग मतलब 8 गुना 1, यानी कि 8, यानी कि 8, 8 आ गया ना बेटा, यानी कि 8 आ गया। सही है, बढ़िया।
तो ये कह रही है कैट जितनी देर में 15 डिस्टेंस कवर करती है, कैट जितनी देर में 15 का डिस्टेंस कवर करती है, माउस उतनी देर में 8 का डिस्टेंस कवर कर लेता है। कैट जितनी देर में, पहली लाइन कहती है कैट जितनी देर में 15 का डिस्टेंस कवर करती है, माउस उतनी देर में 8 का डिस्टेंस कवर कर लेता है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस की रेशियो 15:8 है, टाइम सेम है, क्योंकि टाइम सेम है ना, उसने बोला जितनी देर में कैट इतने जंप लगाएगी उतनी देर में माउस लगा देगा 8 जंप। कैट 3 लगाएगी, माउस 8 जंप लगा देगा उतनी देर में, मतलब टाइम सेम है, तो स्पीड की रेशियो भी 15:8 आ गई। ठीक है, कहते हैं जो कैट की जो स्पीड है ना वो 1.5 टाइम्स है डॉग की स्पीड का। मतलब डॉग की स्पीड का 1.5 टाइम्स करोगे तो कैट की स्पीड आ जाएगी। कैट की स्पीड कितनी है? 15। तो डॉग की स्पीड कितनी हो गई? 10। तो यहां पे हम साथ में लिख सकते हैं कि डॉग की स्पीड भी आ गई हमारे पास 10, डॉग की स्पीड भी 10 आ गई। तो हमें चाहिए माउस और डॉग की रेशो, तो 8-10 यानी कि 4-5। मैंने कहा मजे आ गए। लो, बिल्कुल सिमिलर सवाल है, थोड़ा सा समझ के ध्यान से देख के करना है। एक सेकंड रुकना, मैं वो पढ़ने दो, शायद ही टाइम स्क्वायर डिस्टेंस का तो नहीं डाल दिया, रुको एक सेकंड। 7 leaves for both start and run in the same direction. The rabbit takes X minutes and take same runs for X minutes and takes a lead of 300 meters from the cat who runs for 0.75x. करो एक बार, करो 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 करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पे है, पर हो जाएगा अगर आप ध्यान से करेंगे तो। थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, ज़्यादा मतलब थोड़ा सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पिछला जैसे आपने किया ना, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। उतना भी कर लोगे पहले तो समझ आ जाएगा। पहली 2 लाइन से सबसे पहला काम आप जल्दी करो, एक काम करो सबसे पहले, आपको मैं हेल्प कराता हूँ ये क्वेश्चन करने में। इतने से इसका इस्तेमाल करके आप रैबिट और कैट की स्पीड की रेशो निकालो पहले तो। इतने का इस्तेमाल करके आप रैबिट और कैट की स्पीड की रेशो निकालो फटाफट, सारे कर लोगे मेरे को पता है। 5 leaps of cat, 5 leaps of cat is equal to 4 leaps of rabbit। मतलब कैट और रैबिट की रेशो आ गई 4-5। मतलब कैट की जंप का साइज है 4, तो रैबिट की जंप का साइज है 5। समझ रहे हो? कैट की जंप का साइज है 4, तो रैबिट की जंप का साइज है 5। ठीक है, तो 7 जंप रैबिट के तो 7 5 जा 35। 5 जंप्स कैट के, 5 जंप्स कैट के मतलब 5 4 जा 20। ठीक है, समझ गए? तो रैबिट ने जितनी देर में 35 का डिस्टेंस कवर किया, कैट ने उतनी देर में 20 का डिस्टेंस कवर कर दिया। समझ रहे हो? रैबिट ने जितनी देर में 35 का डिस्टेंस कवर किया, कैट ने उतनी देर में 20 का डिस्टेंस कवर कर दिया। मतलब डिस्टेंस की जो रेशियो है वो है 35-20। तो 5 से काटोगे 7-4, तो डिस्टेंस की रेशियो 7-4 है। मैंने बोला इतनी सिचुएशन में सेम टाइम है ना, क्योंकि पहली लाइन में लिखा हुआ है जितनी देर में कैट ने 7 जंप लगाए उतनी देर में, जितनी देर में रैबिट ने 7 जंप लगाए उतनी देर में कैट ने 5 जंप लगा दिए। मतलब टाइम सेम है, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस की रेशियो ये है, तो स्पीड की रेशियो भी यही होगी 7-4। मेरे को एक बात बताओ, इतना कितने बच्चों ने कर लिया? 7-4 की रेशियो कितने बच्चों ने निकाल ली? सबसे जरूरी, सबसे इंपॉर्टेंट ये जरूरी था, बाकी तो सारा क्वेश्चन आसान है। ये कर लिया? क्या स्टक हो रहा है क्या? बीच बीच में कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं। नेटवर्क इशू मेरे एंड पे चल रहा है? हैं? ऐसे नहीं होना चाहिए यार, कैसी बात कर रहे हो?
तो फिर लास्ट क्लास में सब चीज़ें ठीक करा दी थी वो वाली, तो अब तो कोई इशू आया मेरे एंड पे दिख भी नहीं रहा मेरे को कोई इशू आया है। क्या क्लास स्मूथ चल रही है? मतलब दो चार कई बार क्या होता है ना, मान लो ऐसे एयरटेल में कोई इशू आया तो एयरटेल वाले काफी बच्चे एक साथ बोल देते हैं, या जियो में कोई इशू आया जियो वाले बच्चे बोल देते हैं। हुआ था, 2 बार हुआ है ये, फिर ना उनकी तरफ से इशू है, मैं चेक करवाता हूँ, मेरे एंड से इशू नहीं है। मैं बोल देता हूँ पीछे पीछे क्लास के देखते रहेंगे और ठीक करवा देंगे। मैं बोल देता हूँ अभी ठीक चल रहा है, ठीक है समझ गया मैं, बस एक बार बस बोल दूँ फिर मैं रिज्यूम करता हूँ। नीलेश मेरे एंड से सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, पर बच्चे बोलेंगे 2 बार स्टक हुआ है चलती क्लास में। पहले हुआ था बट फिर फ्रेम्स ड्रॉप नहीं है, और क्या नाम है अपना इंटरनेट भी परफेक्ट चल रहा है, और अपने वो सेटिंग्स तो वो कर ही ली वही वाली सारी जो बोली थी। तो अपने को ये 2 लाइन का इस्तेमाल करके हमने स्पीड की रेशो निकाल दी, जो मैं अभी दोबारा भी बता दूंगा। ठीक है, हमने देखा कि 5 बार कैट के 5 बार जंप और रैबिट के 4 बार जंप बराबर है, मतलब बराबर दूरी कवर करते हैं। कैट के 5 बार जंप, रैबिट के 4 बार जंप बराबर दूरी कवर करते हैं। तो इससे मुझे कैट के जंप और रैबिट के जंप का साइज पता लग गया। मतलब कैट एक बार कूदेगा तो 4x का डिस्टेंस कवर करेगा, रैबिट एक बार कूदेगा तो 5x का डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो 7 बार कूदना है रैबिट ने तो 7 5 35 का डिस्टेंस कवर करेगा। 5 बार कूदना है कैट ने तो 5 4 20 का डिस्टेंस कवर करेगा। ये 5, ये भी ब्रैकेट वाला 5 और 4 है बेसिकली जंप का साइज जो मैंने यहां से उठाया है। ठीक है, ओके सर। अब इस लाइन का मतलब अब पढ़ें अगर तो कैट की 7 जंप मतलब 35 मीटर्स का डिस्टेंस, तो रैबिट ने जितनी देर में 35 का डिस्टेंस कवर किया, और कैट की 5 जंप मतलब 5 4 20 का डिस्टेंस, उतनी देर में कैट ने 20 का डिस्टेंस कवर किया। तो 7 4 की रेशो आ रही है डिस्टेंस की जब टाइम सेम है, क्योंकि पहली लाइन क्लियरली मेंशन कर रही है टाइम सेम है। अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको फील आएगी कि जितनी देर में रैबिट ने 7 जंप लगाए उतनी देर में कैट ने 5 जंप लगाए, मतलब टाइम सेम है। तो टाइम सेम है तो रेशो डिस्टेंस की 7 4 है, तो जब टाइम सेम होता है तो जो डिस्टेंस की रेशो होती है वही स्पीड की रेशो होती है, तो रेशो आ गई 7 4। ये था फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, ये था क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। कहते हैं अब इन दोनों में ना हमने रेस लगवानी है। ठीक है, एक की स्पीड तो बहुत ज्यादा है, एक की स्पीड बहुत कम है जी। हम ले आए रैबिट को, हम ले आए कैट को, दोनों के बीच में हमने लगानी है रेस। टक 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 टक, दोनों के बीच में रेस लगवानी है। दोनों ने शुरू हो गए। ठीक है, दोनों ने एक ही साथ स्टार्ट किया और एक ही डायरेक्शन में जाना स्टार्ट किया। ठीक है, रैबिट दौड़ा x मिनट्स तक। रैबिट की स्पीड कितनी है 7, और इस स्पीड से कोई x मिनट्स तक दौड़ेगा तो कितना दौड़ लेगा 7 इंटू एक्स, क्योंकि क्या होता है स्पीड इंटू टाइम करोगे तो डिस्टेंस आ जाता है। हमसे फाइनली डिस्टेंस के बारे में पूछा हुआ है, तो स्पीड है 7, डिस्टेंस है x, तो इतना डिस्टेंस कवर हो गया। और कैट ने दौड़ लगाई 0.75x, यानी कि 0.75 मतलब 3x/4। 3x/4 की देरी के लिए कैट ने दौड़ लगाई है। अब एक बात है, ये तो है टाइम, कैट की स्पीड कितनी है, कैट की स्पीड है 4, तो हमने ऐसे करके कह सकते हैं कि ये हो गया स्पीड, ये हो गया टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। स्पीड टाइम, स्पीड इंटू टाइम हो गया डिस्टेंस, कर दिया मल्टीप्लाई। स्पीड इंटू टाइम हो गया डिस्टेंस। अब हमने रेशो निकालनी है, तो रेशो निकाली, x से x काट दिया, 4 से 4 काट दिया, तो हमें मिल गया 7:3 की रेशो। भाई इसने 7 का डिस्टेंस कवर किया तो इसने 3 का डिस्टेंस कवर किया, बट यहां पे तो लिखा हुआ है कि 300 मीटर ज्यादा डिस्टेंस कवर किया रैबिट ने लीड ले ली 300 मीटर की, मतलब रैबिट ने 300 मीटर डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है। ठीक है, तो इनके बीच का गैप कितना है, इनके बीच का गैप है 4। भाई अगर 7 का डिस्टेंस रैबिट ने कवर किया, 3 का डिस्टेंस कैट ने कवर किया, तो रैबिट ने कैट से कितना ज्यादा किया, 7 3 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो इस 4 यूनिट का मतलब हो गया 300, 1 यूनिट का मतलब हो गया 75। तो रैबिट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 7 यूनिट।
तो इस 7 यूनिट की वैल्यू बता दो। 1 यूनिट का मतलब है 75, तो 7 यूनिट की वैल्यू हो गई 525। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करके इस क्वेश्चन को खत्म करना था बहुत ही प्यार से। सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन का वो मैं दोबारा बताता हूँ। ठीक है, हमें समझ आ गया था कि इन दोनों की स्पीड की रेशो 7:4 है। हमें बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि इनकी स्पीड की रेशो जो है 7:4 है। अब इन दोनों ने रेस लगानी है, इन दोनों ने रेस लगानी है। मैंने तुम्हें एक और तरीके से भी बता देता हूँ इसको मैं। आप जानते हो इन दोनों की स्पीड की रेशो, स्पीड की रेशो जानते हो? रैबिट की कैट की स्पीड की रेशो है 7 और 4। रैबिट और कैट की स्पीड की रेशो जो है वो है 7 और 4। ठीक है बेटा, रैबिट और कैट की स्पीड की रेशो है 7 और 4। एक बात बताओ, रैबिट ने दौड़ लगाई x मिनट्स के लिए, रैबिट ने दौड़ लगाई x मिनट्स के लिए, कैट ने दौड़ लगाई 0.75, 0.75 मतलब 75/100 यानी कि 3/4, 3x/4 मिनट्स के लिए। तो x से x कट गया, रेशो निकालोगे तो 4:3 की रेशो किसकी आ गई? टाइम की रेशो आ गई 4:3। 4:3 की रेशो किसकी आ गई? टाइम की आ गई। 4:3 की रेशो किसकी आ गई बेटा? टाइम की आ गई। तो टाइम की रेशो 4:3 आ गई दोनों की। रैबिट और कैट की टाइम की रेशो आ गई 4:3। जब हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस आता है ना, तो स्पीड की रेशो को टाइम की रेशो से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्टेंस की रेशो आएगी ना। तो 7 4 जा 28, 4 3 जा 12, तो 28 12 की रेशो आ गई, जिसको अगर आप 4 से काटोगे तो 7 3 की रेशो हो जाएगी। जिसको अगर आप 4 से काटोगे तो 7 3 की रेशो हो जाने वाली है। डिस्टेंस की रेशो आ गई 7 3 की। और इधर मेंशन किया गया है, इधर मेंशन किया गया है कि रैबिट ने कैट से ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, 300 मीटर की लीड ली है इसने। तो 7 जो है 3 से कितना ज्यादा है? 7 3 से 4 ज्यादा है। तो 4 यूनिट का मतलब है 300, तो 1 यूनिट का मतलब हो गया 75। फिर पूछा क्या है कि रैबिट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू पूछी है। तो 7 यूनिट आ गया 7 × 75 मतलब 525। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को बड़े प्यार से फिनिश किया जा सकता था। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा अब ये वाला कॉन्सेप्ट। एक बार और बता दूं लास्ट में, जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो दोबारा बता दूं। हम जानते हैं स्पीड की रेशो 7:4 है। टाइम की रेशो भी पता लग रही है क्योंकि टाइम x मिनट्स में, इधर 0.75 x मिनट्स में है, तो x से x तो कट ही जाना है, तो टाइम की रेशो मिल जाएगी। भाई दोनों कितनी कितनी देर के लिए दौड़े हैं, टाइम की रेशो मिल रही है। तो रैबिट ने दौड़ लगाई है x मिनट्स के लिए, तो ठीक है x मिनट लिख दिया। कैट ने दौड़ लगाई है 0.75 x के लिए, 0.75 मतलब 75/100 यानी कि 3/4, तो 3x/4 मिनट्स के लिए कैट ने दौड़ लगाई है। तो x से x कट गया, 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x से x कटने के बाद 1:3/4 बन गया होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4:3 बन गया होगा। तो दोनों के लिए जो टाइम है उसकी रेशो होगी 4:3। तो 4:3 टाइम की रेशो होगी, मैंने कहा यस। स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस आता है, तो स्पीड की रेशो को टाइम की रेशो से मल्टीप्लाई करूंगा तो डिस्टेंस की रेशो आ जाएगी 28/12। डिस्टेंस की रेशो 28/12, 4 से काटा 7 3। ठीक है, तो अगर इसने 7 डिस्टेंस कवर किया तो इसने 3 डिस्टेंस कवर किया है। तो 7 3 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, मतलब इसको 4 की लीड मिली है, रैबिट को 4 की लीड मिली है। क्वेश्चन में कहता है 300 की लीड मिली है, तो मतलब 4 यूनिट का मतलब 300, 1 यूनिट का मतलब 75। हमसे फिर आगे से पूछता है रैबिट ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। रैबिट ने 7 यूनिट्स का डिस्टेंस कवर किया होगा, तो 1 यूनिट का मतलब 75, तो 7 यूनिट्स का मतलब 7 × 75 यानी कि 525। अरुण और विनय फिक्स पर मंथ सैलरी है इनकी। अरुण गेट्स 2 successive increments of X% each, and the salary of Vinay remains unchanged, and the ratio of their salaries will be 15:8 respectively. Instead, if Vinay get 2 successive increments of X% and their salary of Arjun remains unchanged, the ratio of their salaries will be 10:27. ठीक है, बढ़िया। If Arjun's salary is 32x, find the salary of Vinay. लगाओ दिमाग और बताओ फटाफट से। देखते हैं कितने बच्चे स्मार्टली कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। इसको सवाल को देख के मन में ये तो बिल्कुल भी मत लाना
कि सर ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अरे नहीं करेंगे कुछ, चुपचाप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कुछ भी नहीं। जब कोई अच्छी चीज सीखनी होती है ना, फिर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते इस चीज का कि मुश्किल है आसान है। जो आसान करवाए वो भी सिखाने के लिए थे, जो अब थोड़े से डिफिकल्ट करा रहा हूं ये भी सिखाने के लिए ही है। सो एक अच्छी सी कोशिश करोगे तो मजा आएगा। ठीक है, चलो जल्दी से फटाफट से कोशिश करो। करो करो, आप तो करो, मैं तो वैसे ही एक्स्ट्रा चीजें लिख रहा हूँ बस। आप लेना चाहो तो इस लाइन से हिंट भी ले सकते हो, जो मैंने लिखा है उससे हिंट भी ले सकते हो, फिर आपको और मजा आएगा। करो करो, एक अच्छी सी कोशिश करो फटाफट। मुश्किल है सर, क्या कर रहे हो, इतने मुश्किल थोड़ी ना कराते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने ये चीज सीखी हुई है ना जब आपको पढ़ाया था मैंने? क्या चीज की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि मान लो मैं बोलूं आपको कि 20% का इंक्रीज हो गया, तो आप क्या बोलोगे? सर 1/5 से वैल्यू बढ़ गई होगी, तो 1+1/5 6/5 टाइम्स हो गई होगी, पड़ी हुई बात है। अगर मैं बोलूँ 25% से कोई वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो आप क्या बोलोगे? 1/4 से इंक्रीज हो गई। 1/4 से इंक्रीज हो गई तो वो वैल्यू 1+1/4 यानी कि 5/4 टाइम्स हो जाएगी। अगर मैं बोलूँ कोई वैल्यू 33.33% से इंक्रीज हो गई, तो आप क्या बोलोगे? 1/3 से बढ़ गई, तो मतलब वो वैल्यू 1+1/3 यानी कि 4/3 टाइम्स हो गई। तो जब आपको परसेंटेज पता होती है तो आप ये भी बता देते हो कितने टाइम्स हो रही है। ये बता देते हो ना, वो वैल्यू कितने टाइम्स हो रही होगी, कितने टाइम्स हो रही होगी, वैल्यू बता देते हो ना, बता सकते हो ना। 20% का इंक्रीज है तो 6/5 टाइम्स, 25% का इंक्रीज है तो 5/4 टाइम्स, 33.33% का इंक्रीज है तो 4/3 टाइम्स, आप बता सकते हो ये चीज़।
पर अभी इस क्वेश्चन में हमें पता नहीं है x% का इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने मान लिया k टाइम्स हो रही होगी वैल्यू। जैसे ये पूरी वैल्यू से मैंने k टाइम्स हो रही होगी, मैंने एक बार एज्यूम कर लिया कि जब x% का इंक्रीज होता है तो वैल्यू k टाइम्स हो जाती है, इनटू k हो जाती है। ठीक है, चलो सिंपल सी बात है। तो हमारे पास अरुण की इनिशियल सैलरी को हमने a माना हुआ है, विनय की इनिशियल सैलरी को हमने b माना हुआ है। अरुण की इनिशियल सैलरी को a माना हुआ है, विनय की इनिशियल सैलरी को v माना हुआ है। तो क्या कहता है, ये इनकी इनिशियल सैलरीज है। कहता है अरुण को 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स दे दो x% के, मतलब x% बड़ी वैल्यू k टाइम्स हो गई, फिर दोबारा x% बड़ी वैल्यू फिर k टाइम्स हो गई, और विनय की सैलरी रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब ये क्या बन गया, विनय की सैलरी उतनी रहेगी, तो AK² बाय v हो गई वैल्यू, इसकी रेशो आ गई 15/8, है ना। फिर आता है, कहता है इंस्टीड, पीछे जो आपने किया वो ना करो, ऐसे करो मैं जो अब बताता हूं क्या करना है भाई। कहता है कि विनय को 2 सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स दे दो x% के, मतलब इसकी सैलरी पहले k टाइम्स की फिर दोबारा k टाइम्स की, जबकि अर्जुन की सैलरी में कोई चेंजेस नहीं किए। तो ये बन गया a बाय में vk²। तो ये क्या आ गई, a बाय में vk² आ गई वैल्यू, a बाय में vk² आ गई वैल्यू, तो ये बन रहा है, क्या रेशो आ रही है, 10/27। अब मेरे को दिख रहा है कि मुझे a/v मैंने माना है, तो a/v मैंने माना है, तो उसको खत्म करना पड़ेगा। उसको खत्म करूंगा तो कैसे करूंगा, मैं रेशो निकाल देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, a/v कट जाएगा और ये बन जाएगा k² बाय में 1/k²। इधर बन जाएगा 15/8 डिवाइडेड बाय 10/27, तो 10 यहाँ रख दिया, 27 ऊपर चला गया, तो ये k² भी ऊपर आ जाएगा, तो ये बन गया k⁴। यहाँ पे वैल्यू आ रही है 15 इंटू 27 बाय में 8 इंटू 10, तो 3/2, तो ये वैल्यू आ गई k⁴ आ गई 81 बाय में 16। 81 जो होता है वो क्या होता है, 3⁴ होता है। 81 क्या होता है, 3⁴ होता है, और 16 क्या होता है, 2⁴ होता है। तो यहां से हमें पता चला कि k⁴ इज इक्वल टू 3⁴ बाय 2⁴। तो पावर 4 कॉमन आके काट सकते हो, यहाँ पे k की वैल्यू आ गई 3/2, और अगर k की वैल्यू 3/2 आ गई, k की वैल्यू 3/2 आ गई, तो x क्या होगा, बिना पेन चलाए बताओ, बिना पेन चलाए बताओ कि अगर वैल्यू 3/2 टाइम्स हो रही है, ऊपर लिखा था हमने k टाइम्स हो रही है, तो वैल्यू अगर 3/2 टाइम्स हो रही है तो एक्चुअल में परसेंटेज वैल्यू कितनी है, परसेंटेज वैल्यू कितनी है। अरे ऐसे किया करो ना, पहले क्या करते हो, जो भी परसेंटेज वैल्यू होती है, जैसे मान लो 25% है, 1/4 होता है, तो 1 + 1/4 करते हो, 5/4 आ जाता है ना। तो 5/4 से वापस 1/4 तक जाना हो तो -1 कर दिया करो, -1 किया इसमें से, तो मतलब 1/2 का इंक्रीज हुआ होगा, 1/2 का इंक्रीज हुआ होगा, मतलब 50% का इंक्रीज हुआ होगा। मतलब 1/2 का इंक्रीज होने का मतलब 1 + 1/2 3/2 हो जाता है। तो ये 3/2 जो है एक्चुअल में कितने परसेंट का इंक्रीज है, 1/2 का, यानी कि 50% का इंक्रीज है। तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 50% आ गई, x की वैल्यू आ गई 50। x की वैल्यू को लेके हम क्लियर हो गए कि x की वैल्यू 50 आ गई बेटा, बहुत प्यारी वैल्यू आ गई 50। उसके बाद कहता है अर्जुन की सैलरी है 32x, अर्जुन की सैलरी है 32x। सबसे पहले काम करते हैं, एक हमारे पास k की वैल्यू आ गई ना, उससे a/v की वैल्यू निकाल लेते हैं। मैं एक बार खुद अदृश्य हो जाऊं क्या, मैं एक काम करता हूं, अदृश्य नहीं होता, छोटा हो जाता हूं, मैं इधर बैठ जाता हूं एक बार, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया है तुम लोगों ने। अब k की वैल्यू 3/2 है, ऐसे करो, k की वैल्यू 3/2 इसमें पुट कर दो, तो ये बन जाएगा a/v, k² की जगह लिख दिया, k की जगह लिख दिया 3/2, सॉरी हाँ 3/2, 3/2 का कर दिया हमने स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आ गया 9, 2 का स्क्वायर आ गया 4, ये आ गई वैल्यू 15/8। तो a/v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 बार कट रहा है, 3 × 9, 3 × 5 = 15, तो ये रेशो आ गई 5/6 की, ठीक है। 32x आ रहा है, x का मतलब 50, तो 1600 रुपये आ गई वैल्यू। तो 5 यूनिट का मतलब है 1600, तो 1 यूनिट का मतलब 320, तो 6 यूनिट का मतलब 320 का 6 × 1920, ठीक है।
तो यहाँ पे विनय की सैलरी आ गई 1920। ऐसे तो मैंने बहुत प्यार से बताया है, एक बार में सबको समझ आ गया होगा, एक बार कंफर्म जरूर कर देना। मजा आया, मेंस का क्वेश्चन था ये, बट बहुत प्यारा सवाल था। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बोलो मेरे शेरों। आज के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे खुद से क्योंकि डिफिकल्ट है, नहीं होंगे। आप सीखने पे जोर दो। ठीक है, आप सीखने पे जोर दो। और ये क्वेश्चन ना नए नए बच्चों को थोड़ा लेंदी भी लग सकता है, बट जब आप पुराने हो जाओगे ना, जैसे मैंने तो तुरंत क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही मेरे दिमाग में 1681 आ गया था, 3 2 आ गया था क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही। तो जब आप थोड़े पुराने हो जाओगे, थोड़े प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपके लिए ये चीजें आसान होंगी, अभी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। ठीक है, एक बार क्विक रिपीट कर देता हूं मैं, सब समझ आ जाएगा, ध्यान से समझो। हमने अर्जुन की सैलरी को मान लिया ए, हमने विनय की सैलरी को मान लिया बी। ठीक है, ए वी मान लिया। और मैंने ये भी मान लिया कि जब x% का इंक्रीज होगा तो बेसिकली वैल्यू k टाइम्स हो जाएगी। जैसे हमने परसेंटेज बेसिक्स में पढ़ा हुआ है कि मान लो अगर 20% का इंक्रीज हो रहा है, 20% का इंक्रीज हो रहा है तो मतलब 1/5 का इंक्रीज हो रहा है, तो वैल्यू बेसिकली 1 + 1/5 यानी कि 6/5 टाइम्स हो जाती है वैल्यू। जैसे ही आप 20% का इंक्रीज करते हो वैल्यू 6/5 टाइम्स हो जाती है। वैसे ही मान लो 20% का इंक्रीज हो, मतलब 1/5 का इंक्रीज हो, तो 1 + 1/5। जब आप 20% का इंक्रीज करते हो तो 1 + 1/5 यानी कि वैल्यू 6/5 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, ये हमें पता है, ये हम जानते हैं। तो जब कोई परसेंटेज इंक्रीज होता है तो कुछ कुछ मल्टीप्लाई होता है। तो हमने वो मान लिया कि के से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ वैल्यू के टाइम्स हो रही है जब x% से मल्टी जब x% इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू के टाइम्स हो रही है, हमने ये एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ए और बी सैलरी है अर्जुन और विनय की। कहते हैं विनय की सैलरी को चेंज मत करो, ये देखो ये लिखा हुआ कह रहा है विनय की सैलरी रिमेन्स अनचेंज्ड। विनय की सैलरी रिमेन्स अनचेंज ऐसा मेंशन कर रहा है वो। ये देखो, ये क्लियरली मेंशन कर रहा है, देखो विनय की सैलरी को अनचेंज रहने दो, विनय की सैलरी अनचेंज रहेगी कह रहा है। और अर्जुन की सैलरी को x% से बढ़ा दो ऐसे कह रहा है, 2 बार बढ़ा दो। तो पहले मैंने के टाइम्स किया, फिर दोबारा के टाइम्स किया क्योंकि 2 बार बढ़ानी है। ठीक है, और विनय की सैलरी को ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये आ गया AK² / V, इसकी रेशियो कहता है 15:8 आ गई, 15:8 आ गई। ये क्लियरली बोल दिया इसने। फिर कहता है दूसरी बार कहता है अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो एक काम करो, A/B के साथ ऐसा करो कि ए को चेंज मत करो इस बार, अर्जुन की सैलरी रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, तो ए को चेंज मत करो, विनय की सैलरी को x% से बढ़ा दो 2 बार। तो के से मल्टीप्लाई किया, फिर के से मल्टीप्लाई किया, तो अब रेशियो कहता है 10:27 आ जाएगी। तो A/V² आ गई 10/27, A/V² आ गई 10/27। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हमने डिवाइड कर दिया आपस में। डिवाइड करते A/V कट गया, हमारे पास बच गया k² डिवाइडेड बाय 1/k², तो वो k² ऊपर चला गया तो ये आ गया k⁴। ठीक है, तो ये आ गया 15/8 डिवाइडेड बाय 10/27, तो 27 ऊपर चला गया तो ये रेशियो आ गई 81/16, यानी कि 3⁴/2⁴। तो k⁴ इज इक्वल टू 3⁴/2⁴, मतलब k की वैल्यू 3/2 आ गई। k की वैल्यू 3/2 आपने इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी तो A/V की वैल्यू यहां से आ गई 5/6, जिसमें से x की वैल्यू तुम्हारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। देखो k की वैल्यू 3/2 है, 3/2 का मतलब यहाँ पे है बेसिकली 1 + समथिंग करके आपको 3/2 आया। तो 3/2 में से 1 घटा दो, 1 घटाया तो 1/2 बच गया, मतलब 1 + 1/2 करके 3/2 आया। 1/2 मतलब 50% का इंक्रीज हो रहा है, मतलब x% है 50%, x% है 50%, मतलब x है 50। तो x की वैल्यू 50 आ गई अपने पास, x की वैल्यू 50 आ गई तो यहाँ 50 पुट कर दी, 32 × 50 में 1600 आ गई अर्जुन की सैलरी। 1600 अर्जुन की सैलरी आ रही है, तो विनय की सैलरी निकाल लो। 5 यूनिट का मतलब 1600 है, तो 6 यूनिट का मतलब 6 × 1600 हो गया, यानी कि 1920। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन। अजय इतना कमाता है तो आसान सा लग रहा है, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे बेटा जी फटाफट से।
सर कब तक कोर्स खत्म होगा? आरआरबी की रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा? इनफ टाइम मिल जाएगा आरआरबी की रिवीजन के लिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिवीजन मैं खुद कराऊंगा तुम्हारी आरआरबी की, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आरआरबी का एग्जाम तुम्हारा जाके बैठता है अगस्त में, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम बड़े आराम से रिवीजन बहुत बढ़िया वाली कर चुके होंगे तब तक। पर हाँ, ड्यूरिंग द क्लासेस आप रिवीजन करते रहिए, नहीं तो पुराने चैप्टर्स भूलते जाएंगे। ड्यूरिंग द क्लासेस आपकी रिवीजन चलती रहनी चाहिए। और एक सवाल आया था बीच में कि सर 1600 कैसे आया है? अरे बेटा 1600 वहां पे नीचे वैल्यू दी हुई है ना, 32x नीचे दिया हुआ था, क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते तुम। अर्जुन की सैलरी 32x दी हुई थी, x की वैल्यू 50 निकाल दी ना ऊपर, x% 50% के बराबर तो x 50 के बराबर, तो 32x आ गया, 32 × 50 यानी कि 1600 के बराबर। बच्चों मुश्किल क्वेश्चन करोगे ना तो अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा चैप्टर में। नहीं होता, दो दो तीन तीन बार लिख लिख के देखो, करके लिख लिख के देखो क्वेश्चन को, बार बार करो, अपने आप कॉन्फिडेंस आने लगेगा, टेंशन लेते ही नहीं है, सब हो जाएगा। अब अजय 1.5 गुना कमाता है शिवानी से, बोथ स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर सैलरी एंड सेव द रेस्ट। अजय की सेविंग शिवानी की सेविंग बराबर है, बट अगर वो अपने एक्सपेंडिचर को 20% से बढ़ाता है तो अजय शिवानी की सेविंग जो हो जाती है वो 4-5 हो जाती है। अभी थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज वाले क्वेश्चन मैंने स्मार्ट रखे हुए हैं, थोड़े से स्मार्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, बढ़िया वाले क्वेश्चन हैं, ताकि आपको थोड़ा सोचना पड़े, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सोचना पड़े। तो सोचो, करो, संभालो, जल्दी आंसर निकालो, सोचो। चलो अब मैं करा दूं, अब मैं करा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अपनी तरफ से एक अच्छी कोशिश करनी ज़रूरी है। अगर अपनी तरफ से एक अच्छी कोशिश नहीं की होगी ना, फिर समझ नहीं आना, फिर समझ आना नहीं, ठीक है। तो बड़े आराम से समझ लो, अब मैं बता रहा हूँ और पूरे फोकस के साथ समझो एक बार। क्या कहता है ये आपको? ये कहता है कि अजय 1.5 गुना कमाता है शिवानी से, ठीक है। मतलब अजय और शिवानी की जो सैलरी है ना, अजय और शिवानी की जो सैलरी है उनके बारे में बात हो रही है। सबसे पहले 1.5 गुना मतलब 3/2 होता है, इसका मतलब 3/2 ही तो है। तो मतलब शिवानी अगर 2 कमाती है तो अजय कमाता है 3, तो 3/2 की रेशियो होगी अजय शिवानी की। दोनों कुछ खर्च करते हैं, कुछ सेव करते हैं, छोड़ो ये लाइन, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अजय जितना शिवानी सेव करती है ना, उतना ही अजय सेव करता है। अच्छा, दोनों की सेविंग बराबर है, मतलब है दोनों की सेविंग बराबर है, ओके। चलो, दोनों की सेविंग बराबर है। उसके बाद कहता है कि अगर अजय 20% से अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे। देखो अजय ने क्या किया, अजय ने क्या किया, देखो अजय ने किया ऐसा कि 20% से अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। मतलब पहले अगर एक्सपेंडिचर 5 था तो अब 6 कर दिया, मतलब एक्सपेंडिचर 1 से बढ़ा दिया। एक्सपेंडिचर क्या कर दिया? 1 से बढ़ा दिया। तो अगर वो ऐसा कर देता है, एक्सपेंडिचर को 20% से बढ़ा देता है, तो जो इनकी सेविंग्स की रेशियो है वो 4-5 हो जाती है। सेविंग्स की रेशियो क्या हो जाती है? 4-5 हो जाती है। 4-5, 4-5, 4-5 हो जाती है। मतलब यहां पे अगर नोटिस करोगे आप, यहां पे अगर नोटिस करोगे आप, चेंज क्या हुआ है, चेंज क्या हुआ है देखना, नोटिस करना, बड़ी प्यारी चीज है। सेविंग्स की रेशियो हो गई 4-5। अजय ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया तो अजय की सेविंग घटेंगी, क्योंकि अजय ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया तो अजय की सेविंग घटेंगी। अजय ने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज किया तो उसकी सेविंग डिक्रीज होंगी, बट जो भी होगा अजय के साथ ही होगा ना।
अजय के साथ ही होगा। ओके सर, मतलब शिवानी की शिवानी की जितनी सेविंग पहले थी अब भी उतनी है। शिवानी की पहले भी 5 थी, अब भी 5 है। शिवानी की पहले भी 5 थी, अब भी 5 है सर। ये बात है, सीधी सी सीधी सी बात है। शिवानी की पहले भी 5 थी, अब भी 5 है। पर पहले तो दोनों की बराबर थी, पहले तो दोनों की बराबर थी। मतलब सेविंग्स जो है, पहले इसकी भी 5 थी, इसकी भी 5 थी। ये प्रीवियस सेविंग है, प्रीवियसली दोनों की सेविंग 5-5 थी। ओके सर, ऐसी बात है। मतलब अर्जुन जो है ना, अजय जो है ना, अजय अजय की सेविंग 5 से 4 हो गई है। अजय की सेविंग 5 से 4 हो गई है। मतलब कहने की बात यह है, कहने की बात क्या है सर? कहने की बात यह है कि जितना इंक्रीज यहां हो रहा है उतना ही डिक्रीज यहां होना चाहिए था, और जो कि हो रहा है, जो कि हो रहा है। मतलब अजय का जितना एक्सपेंडिचर था उतनी ही सेविंग थी। अजय का जितना एक्सपेंडिचर था उतनी ही सेविंग थी। ठीक है, ओके सर। चलो, 5-5 की रेशो थी इनकी। तो अगर हम इस बात को भी समझ जाए ना, तो भी हमें मजा आ जाए। तो एक काम करते हैं, 5-5 मतलब बराबर। तो एक काम कर लेते हैं ना, ये 5-5 10 हो गया टोटल। ये 10 हो गया टोटल। पर 10 से काम चलेगा नहीं, मुझे 3 का मल्टीपल चाहिए यहाँ पे। तो एक काम करो, इसका भी 3 गुना कर दो, इसका भी 3 गुना कर दो, इसका भी 3 गुना कर दो। तो 30-15-15 मान लो इनको, 30-15-15 मान लो। तो अगर ये 30 है तो ये 15 है, ये 15 है। दोनों की सेविंग बराबर है। ओके सर। और 3-2 की रेशो है, तो शिवानी की सैलरी आ गई 20 में से 15 गया, आ गया 5। तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर कितना आ गया अजय शिवानी का? 15-1 यानी कि 3-1, 15-5 यानी कि 3-1। तो ये था बड़ा प्यारा सा सवाल, थोड़ा सा सोचने वाला था। देखो आपके सामने सारा चीजें सोच के दिखा दी मैंने, दोबारा भी बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। अजय की इनकम, शिवानी की इनकम, अजय की इनकम शिवानी की इनकम रेशियो है 3-2। ये हमें शुरू से पता है, पहली लाइन से पता है हमें। अब इनकी कुछ सैलरी है जिसमें से कुछ खर्च करते हैं, कुछ सेव करते हैं। ठीक है, करने दो सर। वो कहता है कि पहले तो क्या था, दोनों की सेविंग बराबर थी। पहले तो क्या था, दोनों की सेविंग बराबर थी। पर बाद में अजय ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया, तो अजय की सेविंग घट गई, और घटने के बाद 4-5 की रेशो हो गई, 4-5 की रेशो हो गई। मतलब कहने की बात यह है कि 4-5 की रेशो हो गई अजय शिवानी की सेविंग्स की, न्यू वाली। मतलब अजय की सेविंग अगर 4 है तो शिवानी की सेविंग 5 है। बट बदलाव तो अजय की सेविंग्स में आया होगा ना, क्योंकि अजय ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाया, अजय की सेविंग घटेंगी। तो चेंज अजय की सेविंग में आया होगा। अगर मैं इस 20% के इंक्रीज की अगर मैं इस 20% की इंक्रीज की बात करूं, तो ये अजय के केस में हुआ है, शिवानी के केस में नहीं हुआ। तो इनिशियली जो सेविंग्स थी, वो जितनी इनिशियली सेविंग थी शिवानी की, उतनी ही नई सेविंग होगी शिवानी की, क्योंकि उसमें तो कोई बदलाव आना नहीं चाहिए था। उसमें तो कोई बदलाव आना नहीं चाहिए, क्योंकि शिवानी ने तो अपने नंबर्स चेंज किए ही नहीं। तो वो अगर अभी 5 सेव करती है, तो वो पहले भी 5 सेव करती थी। और पहले क्या था, इनिशियली क्या था, इनिशियली जितना अजय सेव करता था उतना ही शिवानी सेव करती थी। मतलब इसने 5 ही सेव करने हैं। बढ़िया बात है सर, बहुत अच्छी बात है ये तो अब यहां से एक बात निकल के आती है। कहते हैं अजय की कुछ इनकम है, कुछ एक्सपेंडिचर है। थोड़ी स्पेस और मिल जाता ना, इधर करते हैं। हम बात कर रहे हैं यहां पे इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स की। ये रिलेशन होता। अजय ने क्या किया, अपने एक्सपेंडिचर को 20% से बढ़ा दिया। मतलब अजय ने अपने एक्सपेंडिचर को 5 से 6 कर दिया, मतलब 1 बढ़ा दिया। तो मैं श्योर हूं कि उसका
यहाँ पे ये वाली चीज समझ आ गई तो मैं इरेज कर दूं क्या, बट बाद में तुम्हें दिक्कत आएगी। एक काम करता हूँ, बढ़िया तरीका, यहाँ पे जाते हैं हम। अब कई बच्चों को ना ये नहीं समझ आया कि मैंने लिंक कैसे किया इन दोनों को आपस में। इन दोनों को आपस में मैंने लिंक कैसे किया है। दो बातें समझ तो आ गई, दो अलग अलग बातें हैं, बट इनको मैंने जोड़ा कैसे है उसकी बात कर लेते हैं। हमने देखा यार कि इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स, अजय ने क्या किया है, अजय ने अपने एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया, 20% बढ़ा दिया। 20% बढ़ा दिया मतलब 5 पे 1 बढ़ा के 6 कर दिया। और उसने अपनी सेविंग के साथ क्या किया, सेविंग उसने 5 से 4 कर दी, जिसकी वजह से सेविंग उसकी 5 से 4 हो गई। मेरे को ये पता है कि जितने से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा उतने से सेविंग घटनी चाहिए। मतलब 5-6 का जो डिफरेंस है और 5-4 का जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। ऑलरेडी बराबर है, बराबर करने की जरूरत ही नहीं है, बराबर करने की जरूरत नहीं है। मतलब दोनों रेशियोज ऑलरेडी आपस में लिंक्ड है। मैं कह रहा हूं जितना यहां पे इंक्रीज हो रहा है उतना यहां पे डिक्रीज होना चाहिए, और जो ऑलरेडी हो रहा है तो अपनी टेंशन नहीं है, ज्यादा लेंदी नहीं कर रहा वो क्वेश्चन को। तो 5 से 6 अगर हो रही है वैल्यू अजय के एक्सपेंडिचर की, तो सेविंग 5 से 4 हो रही है। एक एक का चेंज हो रहा है जो कि बराबर होना चाहिए, बराबर है। तो हम एक बात को लेके तो श्योर हैं। अब किस बात को लेके श्योर हैं, हम इस बात को लेके श्योर हैं कि इन दोनों की जो एक्सपेंडिचर और सेविंग थी वो 5-5 है, या फिर मैं कह सकता हूं बराबर है, बराबर है। सो यू कैन एज्यूम कि ये वैल्यू 6 है और दोनों वैल्यू 3-3 है, क्योंकि मुझे 3 का मल्टीपल मानना है। तो 3 का मल्टीपल और 2 पार्ट्स में भी बांट लूँ अच्छे से, तो मैंने 6 मान लिया कि अगर ये 6 है तो ये 3-3 होगा, बराबर है। क्योंकि 5-5 आ गया था ना, 5-5 से मतलब दोनों बराबर है। तो अगर टोटल इनकम 6 है तो उसमें से 3 एक्सपेंडिचर है, 3 सेविंग है। सेविंग दोनों की बराबर है, ठीक बात है। और इसकी रेशियो 3:2 है। तो 6 अगर देखो, 3 यूनिट का मतलब अगर 6 है तो 1 यूनिट का मतलब 2, 2 यूनिट का मतलब 2 दूनी 4। तो शिवानी की जो इनकम आ गई वो आ गई 4। 4 में से 3 है सेविंग तो 1 है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर्स की रेशियो 3:2 बना गई, बात खत्म। बस ऐसे ही करना था। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की क्लास में, बहुत कुछ, बहुत कुछ है सीखने वाला। बहुत प्रीमियम लेवल के सवाल हैं। आगे मूव करते हुए, एक जेमस्टोन है जो जमीन पे गिर गया, जमीन पे गिर के 3 हिस्सों में टूट गया। जो प्राइस ऑफ स्टोन है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके वेट के स्क्वायर के। व्हाट इज द रेशियो, द प्राइस ऑफ द ओरिजिनल स्टोन टू द कंबाइंड स्टोन ऑफ ऑल द ब्रोकन स्टोन्स। लगाओ दिमाग, क्या बनाया जा सकता है इसमें से, सोचो, विचार करो, आंसर का उद्धार करो। एक तो जो पीसी वाले बच्चे हैं ना, जो लैपटॉप पे क्लास अटेंड करते हैं या कंप्यूटर पे क्लास अटेंड करते हैं, वो कोशिश किया करो कि आप गूगल क्रोम में ही अटेंड करो। ठीक है, कंपैटिबिलिटी ज़्यादा बढ़िया रहती है गूगल क्रोम में, क्योंकि हमारा जो सारा सेटअप है वो भी गूगल क्रोम के हिसाब से बनाया हुआ है। क्योंकि 99% बच्चे गूगल क्रोम यूज़ करते हैं। कोई 1% बालक है जो कोई और कोई ब्राउज़र यूज़ करता है, तो आप गूगल क्रोम यूज़ किया करो। देखो, प्रोपोर्शनैलिटी का मैं आपको सिंपल सा रूल बताता हूँ। प्रोपोर्शनैलिटी का मैं आपको सिंपल सा रूल बताता हूँ। देखो, प्रोपोर्शनैलिटी कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है। अगर कोई आपको बोलता है प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसे रेशियो को अनुपात बोलते हैं, वैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी को बोलते हैं समानुपात। समानुपात क्या बोलते हैं, समानुपात, मतलब सेम अनुपात।
जैसे कि मान लो एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको, ध्यान से समझना, कोई अलग और हैवी टॉपिक नहीं है ये, आपको बस एक बेसिक सा मतलब पता होना चाहिए। जब प्रोपोर्शनल वर्ड यूज होता है, प्रोपोर्शनैलिटी, समान अनुपात को जोड़ के बना देते हैं हम समानुपात। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है इक्वल रेशो, ठीक है, इक्वल रेशो, इक्वल रेशो। इसके अंदर दो तरह से क्वेश्चन को दिया जाता है, या तो वो बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या तो बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या बोला जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दो बातें बोली जाती हैं। दो बातें बोली जाती हैं, ठीक है। डायरेक्टली मान लो मैं बोलूं इफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब इसको, इसका साइन होता है ऐसे, इसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ बोला जाता है इफ ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, तो इसका इसको इसको ऐसे लिखा जाता है। ये बीच में जो साइन बना हुआ है इसको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बोलते हैं, ठीक है। इससे फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या निकल के आता है? इसका मतलब ये निकल के आता है कि A1 और A2, मान लो A की दो सिचुएशन में कोई रेशियो है और B की दो सिचुएशन में कोई रेशियो है, तो A1 बाय A2 विल बी इक्वल टू B1 बाय B2। इसका मतलब ये होता है। और जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इसका मतलब उल्टा होता है कि जो रेशियो A1 A2 की होगी, यहां पे B1 B2 की नहीं होगी, यहां पे B2 B1 की होगी, मतलब उल्टा होगा। मतलब A अगर बढ़ेगा तो B घटेगा, A अगर घटेगा तो B बढ़ेगा। पर कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात होती है तो A बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा, A घटेगा तो B भी घटेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड है एक दूसरे से। A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2। बट ये इनवर्सली रिलेटेड है एक दूसरे से, मतलब A अगर बढ़ेगा तो B घटेगा, A अगर घटेगा तो B बढ़ेगा। ये एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। ये बात समझनी है आप सबने, ठीक है। तो वैसे ही वो क्या करता है, इसके अंदर कुछ कुछ चीजें और बढ़ा के दे देता है। कहता है कि A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ B, या फिर A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर, या फिर वो बोल देता है A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट B, या फिर वो बोल देता है A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर। तो ऐसा ऐसा कुछ कुछ बोल देता है वो। तो इसका क्या मतलब है? A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट B मतलब A1 बाय A2 इज इक्वल टू रूट B1 बाय रूट B2। सिंपल सी बात है, अगर डायरेक्टली है तो 1 के सामने 1, 2 के सामने 2 आएगा, ठीक है। और रूट है तो रूट लगा दो ऐसे ही, A1 बाय A2 इज इक्वल टू रूट ऑफ B1 बाय रूट B2, रूट ऑफ B2। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 स्क्वायर बाय B2 स्क्वायर, ठीक है। A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 का स्क्वायर बाय B2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो वहां ऊपर थे डायरेक्टली, ये दोनों केसेस थे डायरेक्टली के, ठीक है, ये डायरेक्टली के केसेस थे। अब नीचे जो केसेस आपको दिए हैं वो इनवर्सली के केसेस दिए हैं। इनवर्सली के केसेस में क्या होता है? उल्टा होता है। A1 के सामने A1 नहीं आएगा, A1 के सामने A1 के सामने 1 के सामने 1 नहीं आएगा, 1 के सामने 2 आएगा, उल्टा आएगा, इनवर्सली आएगा, ठीक है। तो इधर अगर मैं लूंगा A1 बाय A2 तो इधर रूट भी तो आना ही आना है, बट ऊपर 1 है तो नीचे 1 आएगा, इधर नीचे 2 है तो ऊपर 2 आएगा, उल्टा होगा। A1 बाय A2 इज इक्वल टू रूट ऑफ B2 बाय रूट ऑफ B1, ठीक है। यहां पे A1 बाय A2 इज इक्वल टू B2 का स्क्वायर बाय B1 का स्क्वायर। अब ऊपर A1 है तो इधर नीचे A1 आएगा, इधर नीचे A2 है तो 2 नीचे है तो उधर 2 ऊपर आएगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये मतलब हो जाता है,
ठीक है, बेसिकली दो रेशोज के बीच के रिलेशनशिप को प्रपोर्शन कहा जाता है। ठीक है, प्रपोर्शन मतलब दो चीजें अगर प्रपोर्शन में है तो मतलब वो है यहां पे सेम रेशो। इधर बोला गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बोल रहा है कि प्राइस ऑफ अ स्टोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेट। मींस कहने की बात है कि जो P1 P2 तीन तीन टुकड़ों में टूट रहा है ना, कि जो प्राइस की रेशो होगी, जो प्राइस की रेशो होगी वो बराबर होगी किसके, वेट के रेशो के स्क्वायर के। जो वेट का स्क्वायर करोगे तो उससे जो रेशो मिलेगी उसके बराबर होगी। W1 W2 W3 के स्क्वायर की रेशो के बराबर होगी प्राइस की रेशो, बराबर होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलो बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। अब यहां पे कहते हैं जेमस्टोन जो है ना वो टूट गया जमीन पे गिर के, जमीन पे गिर के टूट गया। जमीन पे गिर के टूट गया मतलब उसके तीन हिस्से हो गए, तीन हिस्से हो गए, 7 2 3, 7 2 3 के। मतलब टोटल कितना था अगर मैं पूछूं, या टोटल की भी साथ ही रेशो निकाल लेते हैं, बढ़िया रहेगा। टोटल कितना था, 7 + 2 + 3, यानी कि टोटल जो था वो 12 था। टोटल 12 था, जो अब 7 2 3 में टूट चुका है। 7 ग्राम का एक, 2 ग्राम का एक, 3 ग्राम का एक। तो 7 + 2 + 3, पहले वो 12 ग्राम का था। तो अगर ये रेशो है वेट की, मुझे क्या करना है, वेट का स्क्वायर करना है। वेट का स्क्वायर कर दिया, 49 आ गया, 4 आ गया, 9 आ गया, और 12 का स्क्वायर 144 आ गया। तो ये जो रेशो आ गई बेसिकली ये प्राइस की रेशो आ गई, क्योंकि वेट का स्क्वायर करूंगा तो प्राइस मिल जाएगा। ये बोलता है प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर है। अब पूछा क्या है, रेशो ऑफ द प्राइस ऑफ ओरिजिनल स्टोन। ओरिजिनल स्टोन का क्या प्राइस है, देखो ये ओरिजिनल स्टोन है और ये उसका प्राइस है 144। और क्या चाहिए, टू द कंबाइंड प्राइस ऑफ ब्रोकन स्टोन्स। ब्रोकन स्टोन्स का प्राइस क्या है, ब्रोकन स्टोन का प्राइस है 49 4 एंड 9। 49 4 एंड 9 ये ब्रोकन स्टोन्स का प्राइस है। ठीक है, कितना बैठ रहा है ये कुल मिला के, 13 12 62 62। ठीक है, दो से काट दोगे 70 to 31 की रेशो आ जाएगी। ठीक है, दिस इज व्हाट प्रोपोर्शनैलिटी इज। इट्स अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट एंड उम्मीद करता हूँ बढ़िया समझ में भी आया होगा सबको। प्लीज एक बार कंफर्म कर दो भाई। सर आज की क्लास कम से कम 3 बार रिवाइज करनी पड़ेगी। तो बेटा 3 बार रिवाइज करनी पड़ेगी, मानता हूं तुम्हारी बात में। अभी तक जो पीछे क्लासेस थी वो आसान वाली भी थी ना, उसको तो एक एक बार बस सरसरी नजर से देख देने से भी काम चल रहा था। तो बस इसी को तो कहते हैं कि मेहनत मांगता है, मेहनत मांगता है, टॉपिक मेहनत मांगता है। तो एक बार लास्ट वाली बात रिपीट कर देता हूं बेटा। हमें पता स्क्वायर करूंगा तो 49 4 एंड 9 आ जाएगा। टोटल वेट था 12, स्क्वायर करूंगा तो 144 आ जाएगा। तो टोटल प्राइस है 144, इन सबका टोटल प्राइस मिला के है 144। मैंने कहा ओके सर, तीनों का टोटल प्राइस मिला के है 144। और ब्रोकन स्टोन्स का कंबाइंड प्राइस कितना है, 49 + 4 + 9, 49 + 4 + 9 यानी कि 62। रेशो निकाली, बात खत्म हो गई। दोबारा एक और प्यारा सवाल है, इसी टॉपिक इसी पे बेस्ड है बिल्कुल, बहुत प्यारा है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा अभी, मतलब ये क्वेश्चन कराऊंगा अभी आपको, और ऐसा ही एक और सवाल भी है तीसरा, वो होमवर्क दूंगा, वो कल आते ही कराऊंगा। ठीक है, एक स्टोन को हमने 3 हिस्सों में तोड़ दिया, 2 5 1, और जो सबसे बड़ा था उसको फर्दर तोड़ दिया 3 7। तो प्राइस तो वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कहते हैं व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ लाइटेस्ट पीस टू द हैवीएस्ट पीस। आपने निकालना है लाइटेस्ट पीस टू द हैवीएस्ट पीस। लगाओ दिमाग। 2.5 3.5, 3.5 और फिर 2 2 2, 3.5 2 मतलब 7 4 मतलब 49 16। देखते ऐसे आंसर आ गया देखो।
वेट की रेशियो है बेटा 2:5:1। वेट की रेशियो है 2:5:1। इन तीनों में सबसे बड़े वाला वेट कौन सा है जिसकी ये बात कर रहा है, लार्जेस्ट का? लार्जेस्ट है 5। कहते हैं इस 5 को फर्दर तोड़ दो, इस 5 को फर्दर तोड़ दो, फर्दर तोड़ दो। किस रेशियो में तोड़ना है? 3:7 की रेशियो में। 3:7 की रेशियो में तोड़ोगे तो एक वेट हो गया 1.5, एक वेट हो गया 3.5। ठीक है सर, बहुत बढ़िया किया। कहता है अब आपके पास 4 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा ये। कहते हैं इन सब में सबसे हल्के वाला कौन सा है? सबसे हल्के वाला, सबसे हल्के वाला तो 1 है। सबसे भारी वाला कौन सा है? सबसे भारी वाला 3.5 वाला है। ये तो वेट है, ये रेशो तो वेट की है, ये रेशो तो वेट की है। वेट की रेशो क्या आएगी बताओ? 3.5 मतलब 7/2, मतलब वेट की रेशो है 2:7। ये वेट की रेशो है 2:7। अगर वेट की रेशो 2:7 है तो प्राइस की रेशो क्या आ जाएगी? उसका स्क्वायर, यानी कि प्राइस की रेशो आ जाएगी अपना 4 और 49। सॉरी, मैंने 1649 बोल दिया था, 449 आएगी, 449 आएगी। ठीक है, 449 इज द आंसर। ठीक है, अब इसको करने का एक तरीका और भी है, वो भी बता देता हूँ। ये तो देख ही लिया तुम लोगों ने, मतलब तरीके तो वही सेम सा ही है, बट थोड़ा सा अलग है, बताता हूँ, हल्का सा अलग है। 2:5:1 की रेशियो है। कई बच्चे बोलेंगे सर इसको 3:7 में कैसे तोड़ा? भाई जैसे तोड़ते हैं, 3 + 7, 10 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 15/10 यानी कि 1.5। 5 को 3 + 7, 10 से डिवाइड किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, तो 35/10 यानी कि 3.5। तो 1.5 3.5 आ रही है वैल्यू, 1.5 3.5 आ रही है वैल्यू, तो क्या ही दिक्कत है? कोई चक्कर नहीं है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तोड़ सकते हैं। बट कई बच्चे कहते हैं सर मुश्किल हो रहा है, तो एक काम करो ना, ये कितना है? 3 + 7 10, 10 पार्ट्स में तोड़ना है, तो इसको 10 बना लो। है तो रेशियो ही ना, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको। तो इस 5 को आप 10 बना लो, 5 को क्या बना लो? 10 बना लो। 5 को 10 बना लोगे ना, तोड़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो अपने पास 3 वेट आ गए, 4 10 2। अपने पास 3 वेट आ गए, 4 10 2। ठीक है, उसके बाद इस 10 को हमने फर्दर तोड़ दिया 7, 3 7 में, 3 7 में तोड़ दिया। अब अपने पास 4 वजन हो गए, एक वजन ये हो गया, एक वजन ये हो गया, एक वजन ये हो गया और एक वजन ये हो गया। ये 4 वजन हो गए अपने पास टोटल। इसमें सबसे लाइटेस्ट है 2, सबसे हैवीएस्ट है 7। ये तो है वेट, इसका कर दूंगा स्क्वायर तो आ जाएगा 449, 449 और 449 आ गया तो ये है प्राइस। प्राइस है 449, क्योंकि वेट का स्क्वायर करोगे तो प्राइस मिल ही जाएगा। ठीक है, इसका एक सवाल थोड़ा सा अच्छा है, प्यारा सा है, ये आप होमवर्क करके आना, पिछले दोनों क्वेश्चंस को रिवाइज करके। ठीक है, फिर ये तीसरा आप कर लेना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अलग अलग बहुत प्यारे प्यारे टाइप्स हैं, आप बहुत अच्छे टाइप्स करेंगे कल भी हम। आज भी बहुत प्यारे प्यारे टाइप्स थे, आज थोड़ा स्लो चला मैं क्योंकि आपके लिए चीज़ें थोड़ी डिफिकल्ट थी, कल थोड़ा सा खींचूंगा मैं रफ्तार। ठीक है, इफ़ यू वांट कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके आ सकते हैं पहले से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 2 डिजिट नंबर, 20 3 डिजिट नंबर, यहां तक का आपको मैं कंटेंट इसी में अटैच करके दे रहा हूँ। ठीक है, इसी फाइल में अटैच करके दे रहा हूँ, क्लास वाली फाइल में। तो यहां तक के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके आ सकते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन अटैच कर दिए मैंने, और प्रैक्टिस करके आओगे, कल आपके लिए समझने में आसानी रहेगी। जो क्वेश्चन आप एक तो या तो गलत करोगे या सही करोगे, सही करोगे तो अप्रोच बेटर कर दूंगा मैं, गलत करोगे तो सीखने में हेल्प कर दूंगा मैं। जब आप पहले से सॉल्व करके आते हो तो आप बेटर तरीके से सीखते हो। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आपको साथ में और दे रहा हूं मैं, ये सारे 10 के 10 आप प्रैक्टिस करके आना। ठीक है, बस मिलते हैं अगली क्लास में। रिवाइज जरूर करना 2-3 बार आज की क्लास को। और डीआई के लिए आज रात को मैं, कल मतलब कल से, आज हो गई 24 तारीख, तो 25 तारीख से आपका एक न्यू टारगेट स्टार्ट करूंगा मैं डीआई का, वो साथ साथ फिनिश करना। और जिन बच्चों की डीआई, उड़ान डीआई, उड़ान प्री डीआई कोर्स अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो सारे के सारे बच्चे आज रात तक खत्म कर लो अगर करा रहा है तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, तबियत का ध्यान रखिए, खराब हुई तो पढ़ाई करने में दिक्कत होगी। ठीक है।